बात करने वाले हैं बिटर गार्ड की। बिटर गार्ड यानी करेला, जिसको हिंदी में बोलते हैं। कई लोगों को अच्छा लगता है खाने में, कई लोगों को नहीं लगता। वैसे अपने आप में खैर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। उसकी कड़वाहट अपने आप में एक स्पेसिफिक तरीके की कुकुरबिटेशन की वजह से होती है, जिसकी आज बात करेंगे। मोमोडेशन बोलते हैं मेनली उसको। इधर आपको ये दिख रहे होंगे, ये करेले के बीज हैं, ये करेले के फूल हैं। तो बात करते हैं आज बिटर गार्ड के बारे में। बिटर गार्ड की अगर हम बात करें, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? मोमोडेका शायरेंटिया। फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22। ओरिजिन कहाँ का है ये? ट्रॉपिकल एशिया। इसके अलावा कई सारे कॉमन नेम भी हैं इसके, जैसे कि बिटर कुकम्बर भी बोलते हैं, बाल्सम पियर भी बोलते हैं बिटर गार्ड। जो क्लाइमेट है इसके लिए वो वार्म क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन का। ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। अगर 18 के नीचे जाएगा तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी पौधे की। 36 के ऊपर जाएगा तो फिर फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो हमारा प्रोडक्शन डाउन जाने लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन ऑप्टिमम रहे या बढ़े प्रॉपर्ली, जिससे हमारा प्रोडक्शन बूस्ट हो, तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। और दिन की जो सनलाइट की लेंथ है वो आपकी कम होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7, और सैंडी लूम एंड सिल्ट लूम सॉइल जो है वो इसके लिए बेहतर रहती है। सीज़न की अगर मैं बात करूँ, पौधे लगते कहाँ हैं? दो तरीके से लगता है बिटर गार्ड। या तो आप पौधे तैयार करो, पौधे तैयार जैसे कि ये नहीं है जो नर्सरी बैग होते हैं जिनमें पौधे तैयार किए जाते हैं, तो एक इनमें आप पौधे तैयार कर सकते हो। 15 से 20 दिन में पौधा तैयार हो जाएगा, फिर हम उसे ट्रांसप्लांट कर देंगे पिट में, या फिर हम डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं पिट बना करके। 45 सेंटीमीटर क्यूब की पिट बनती है, लंबाई गहराई चौड़ाई में 45 सेंटीमीटर, और उसमें बीज लग जाते हैं एक पिट में 4। खैर वो बात करते हैं अभी। सीज़न की अगर हम बात करें तो अप्रैल से जुलाई के बीच में तो हिल्स में लगा सकते हैं, और प्लेन्स में 2 सीज़न मेनली रहते हैं। एक तो जनवरी से मार्च पहला, और दूसरा जो आप क्रॉप लगा सकते हो फिर जून से जुलाई के बीच में भी लगा सकते हो। सीड जो कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाई रखी है, सभी ने देखी है करेले के बीज तो, है ना। 4 से 5 केजी सीड पर हेक्टेयर जो है लग जाता है करेले का। सीड रेट की अगर हम बात करें कितना है, 4 से 5 केजी सीड पर हेक्टेयर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर मैंने बताया था 25 से 30 या मैक्स टू मैक्स 35 डिग्री सेल्सियस तक, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। और जर्मिनेशन जो है, अगर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो जर्मिनेशन इफेक्ट होगा, और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पर भी अगर या उसके ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है गर्मियों में तो अभी जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। अब डायरेक्ट स्विंग अगर आपको करनी है तो आप पिट मेथड से डायरेक्ट स्विंग कर सकते हो। जैसे कि पिट बनाओ जो कि 45 सेंटीमीटर क्यूब के व्यास की रहेगी, मतलब 45 सेंटीमीटर लंबाई, 45 सेंटीमीटर गहराई, 45 सेंटीमीटर चौड़ाई, ठीक है। और उसमें लगेंगे 4 बीज। अब जब बीज जर्मिनेट करेगा तो उसमें से हम हेल्दी 2 से 3 पौधे रखेंगे, बाकी के हम हटा देंगे। आगे बात करते हैं। हार्वेस्टिंग जो करी जाती है वो करी जाती है लाइट ग्रीन स्टेज पर। लाइट ग्रीन स्टेज पर हार्वेस्टिंग जो करते हैं वो करते हैं हम लाइट ग्रीन स्टेज पर और डार्क ग्रीन स्टेज पर। अगर एज अ वेजिटेबल के तौर पे आपको इस्तेमाल करना है अपने खाने के पर्पज़ के लिए, एज अ वेजिटेबल के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो फिर हम उसे लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन स्टेज पर हार्वेस्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगा रखी है। ये लाइट ग्रीन कलर का दिख भी रहा है। तो हार्वेस्टिंग के लिए हम जो हैं एज अ वेजिटेबल पर्पज़ के तौर पे लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन स्टेज में एज अ वेजिटेबल पर्पज़ के तौर पे हार्वेस्ट करते हैं। और सीड के एक्सट्रैक्शन के लिए अगर हम ग्रो कर रहे थे बिटर गार्ड को, तो फिर हम जो है
उसको येलो टू ऑरेंज, जब वो पूरे तरीके से पक जाएगा तब हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे बीज के लिए। कड़वाहट का रीज़न क्या है? मोमोर्डिज्म, और ये अपने आप में एक स्पेसिफिक तरीके का क्या है? कोकोर्बिटेशन है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि डायरेक्ट सोइंग करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, पॉलीथिन बैग में, जो कि ये है, इनमें पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे तैयार करेंगे, 15 से 20 दिन का समय लगेगा, ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। इरिगेशन की अगर मैं बात करूं तो चैनल्स बनाए जाते हैं जो कि 60 सेंटीमीटर की चौड़ाई के होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक चैनल बनाया, ये एक चैनल बनाया, दोनों चैनलों के बीच का गैप 2 मीटर, और हर एक चैनल की चौड़ाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इनके अंदर हमने पिट बना दी। एक पिट 45 सेंटीमीटर क्यूब की है और 2 पिट के बीच का गैप 1.5 मीटर है। लेकिन ये जो इरिगेशन का मेथड है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है क्योंकि पानी पहले इस पिट में आया, फिर इस पिट से इस पिट में गया, फिर ये पूरी भर गई तो फिर बराबर वाली में गया। एक पिट में अगर पौधे को मान लो कोई बीमारी है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई वायरल डिसीज़ है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो यहाँ से आराम से इस पिट के पौधे को इन्फेक्ट कर देगा पानी के साथ आकर। यहाँ से इन्फेक्शन यहाँ फैलेगा और पूरे के पूरा फार्म आपका इफेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा मेथड नहीं है इरिगेशन का। केरला में जो पिट बनाई जाती है वो 45 के बजाय 60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग की होती है, और जो पिट से पिट की दूरी है जो यहाँ पे 1.5 मीटर है, वो लगभग केरला में 2 मीटर की है। वेराइटीज़ की बात करें तो कुछ बहुत सारा इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, जिसकी पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, CO1, MDU1, VK1 प्रिया, अर्का हरित, फूले ग्रीन और कोकन तारा, ये सारी करेले की इंपॉर्टेंट वेराइटी है। जिसमें से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें होती है कन्फ्यूजन, कि पूसा दो मौसमी और एक पूसा दो फसली, ये दोनों वेराइटी करेले की हैं या काउपी की हैं, कौन किसकी वेराइटी है, क्या है? तो पूसा दो मौसमी ये है करेले की वेराइटी, और पूसा दो फसली ये है काउपी की वेराइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूसा दो मौसमी है करेले की वैरायटी और पूसा दो फसली है काउपी की वैरायटी। ठीक है, आगे बात करें फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो 18 टन फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो आपकी वेल रोटेड डिकम्पोज होनी चाहिए, वो लग जाएगी खेती में। NPK का रेशो जो फॉलो होगा 60-30-60, NPK का रेशो फॉलो होगा kg पर हेक्टेयर में, यानी कि 60 kg नाइट्रोजन, 30 kg लगेगा फॉस्फोरस और 60 kg पोटेशियम। अगर पार्शियली शेडेड कंडीशन में उगा रहे हो तो 90 kg लग जाएगी नाइट्रोजन, 25 kg लग जाएगा फॉस्फोरस और 50 kg लग जाएगा पोटेशियम। रेशो बन गया 90-25-50। और कोस्टल रीजन्स में मेनली नाइट्रोजन फॉस्फोरस इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे रेशो 80:30 का इस्तेमाल होता है, यानी कि 80 kg नाइट्रोजन और 30 kg फॉस्फोरस। इसके अलावा फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम चाहें तो इथरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बेयर मेनली नाम से जो है ये मेनली बिकता है, बेयर कंपनी का नेम है। तो इथरल जो है 25 ppm कंसनट्रेशन पर फीमेल फ्लावर्स के नंबर को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर हम मेल्स टू फीमेल फ्लावर के रेशो को कम करना चाहते हैं तो हम बाहर से जिबरेलिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं एट अ कंसनट्रेशन ऑफ 60 ppm। मेल्स टू फीमेल फ्लावर के रेशो को कम करना क्यों ज़रूरी है? देखो, मेल फ्लावर का मेल काम है पॉलिनेशन का, तो हम कुछ स्पेसिफिक नंबर में ही पर फीमेल फ्लावर के साथ में कुछ मेल फ्लावर्स को रखेंगे, बाकी ताकि हमारे जो रिसोर्स की वेस्टेज है वो कम से कम हो, और जो रिसोर्स एफिशिएंसी है मेनली हमें उसको बढ़ाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे को फीमेल फ्लावर्स के लिए ही अवेलेबल होनी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, जो फ्रूट फॉर्मेशन है उसके लिए। हाई लेवल ऑफ एंडोजीनियस, एंडोजीनियस का मतलब जो प्लांट के अंदर आपका देखने को मिल रहा है फॉर्म में। शुरुआत के जो 45 से 60 दिन होते हैं, जब आपका मेल टू फीमेल फ्लावर का रेशो कम है, तो उस दौरान जो है हाई लेवल देखने को मिलता है एंडोजीनियस जिबरेलिक एसिड का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैलिक हाइड्राजाइड 150 से 250 ppm में, जब आप वेराइटी पूसा दो मौसमी, जब इसका सीड जर्मिनेट हो गया और टू लीफ स्टेज देखने को मिल रही है, तो इस टू लीफ स्टेज पर अगर आप 150 से 250 ppm पर मैलिक हाइड्राजाइड का इस्तेमाल करते हो तो
फॉर्मेशन होगी किसकी, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर की। और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। वो भी कहाँ पे, लोएस्ट नोड पर। क्योंकि फ्लावर आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, है ना, जिसे हम स्टेमिनेट बोलते हैं, और एक होता है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जिसे हम बोलते हैं पिस्टिलेट। तो जो लोएस्ट नोड है वहाँ पर इंड्यूस हो जाता है पिस्टिलेट फ्लावर की फॉर्मेशन। पूसा दो मौसमी वैरायटी के किस्से हम बात कर रहे हैं, जब जर्मिनेशन के बाद टू लीफ स्टेज पर आप मेलिक हाइड्राजाइड को 150 से 250 ppm पर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा मेलिक हाइड्राजाइड 50 से 150 ppm में साइकोसील के साथ में, जिसकी कंसनट्रेशन हम 50 से 100 ppm रखेंगे, ये आपका फीमेल टू मेल के रेशो को बढ़ाने का काम करेगा। और हाई कंसनट्रेशन अगर हम रख लें साइकोसील की, जो कि आपका क्या है, क्लोरोमेक्वेट क्लोराइड, CCC से मेनली हम इसको डिनोट कर रहे हैं, 200 ppm पर ये क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा किसको, ये फीमेल टू मेल रेशो पर। अगर आप रखते हो इसकी कंसनट्रेशन 50 से 100 ppm तो बढ़ेगा फीमेल टू मेल रेशो, लेकिन हाई कंसनट्रेशन अगर कर देते हो 200 ppm की तो फिर घटेगी, फिर फीमेल टू मेल रेशो घटेगा। दो स्टेजेस पर हार्वेस्टिंग होती है, एक एज अ वेजिटेबल के तौर पे, एक एज अ सीड के तौर पे। अगर आप एज अ वेजिटेबल के तौर पे कंज्यूम करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल जो हैं कच्चे करेले उनको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल ग्रीन या डार्क ग्रीन स्टेज पर। लेकिन अगर वो पूरे तरीके से पक जाता है, ऑरेंज या येलो स्टेज पर, हम सीड एक्सट्रैक्शन के लिए एक्सट्रैक्ट जो है करते हैं मेनली। जो सीड का एक्सट्रैक्शन है वो करा जाता है येलो या ऑरेंज स्टेज पर। साइकोसील जो कि हमारा क्लोरेमक्वेट क्लोराइड था 250 मिलीग्राम पर लीटर दिया जाता है, गेव द हाईएस्ट डायमीटर, एसिटिक एसिड की मात्रा भी फ्रूट में बढ़ जाएगी, TSS का कंटेंट अच्छा हो जाएगा और फ्लैश की थिकनेस भी बढ़ेगी। अगर आप साइकोसील को 250 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से अप्लाई करते हो तो ट्राइमेटर, एसिटिक एसिड की मात्रा फ्रूट के अंदर, TSS की मात्रा, टोटल सॉल्युबल सॉलिड टोटल सॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं TSS का कंटेंट, इसके अलावा फ्लैश की थिकनेस बढ़ेगी। जिबरेलिक एसिड 3 25 मिलीग्राम पर लीटर जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ सीड निकाल कर दे सकता है एक फल से, एट 75 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में आप 75 किलो नाइट्रोजन जो है वो आप अप्लाई करिए। और जिबरेलिक एसिड 3 अगर आप साथ में 25 मिलीग्राम पर लीटर अप्लाई करते हो तो आपको बीज की संख्या जो है फ्रूट्स में अधिक देखने को मिलेगी, अगर आपका मोटिव है सीड एक्सट्रैक्शन। पेक्लोब्यूटाजोल 100 ppm पर फ्रूट यील्ड को इम्प्रूव करता है, यानी कि यील्ड आपकी इम्प्रूव हो सकती है पेक्लोब्यूटाजोल का अगर 100 ppm पर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो। इसके अलावा बीजों को अगर हम थोड़े समय के लिए सोक कर देते हैं, भिगो के रख देते हैं ईथरल में लगभग 20 घंटे के लिए पर ppm के हिसाब से, या फिर जिबरेलिक एसिड 3 में मेलिक हाइड्राजाइड में सिल्वर नाइट्रेट एट 3 से 4 ppm, तो हमें जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर देखने को मिल सकते हैं और फ्रूट्स की संख्या भी बढ़ सकती है। पर जो नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर है अगर वो बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका फल का उत्पादन बढ़ जाएगा पर प्लांट, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कन्फ्यूजन की। सीड ट्रीटमेंट के लिए बोरोन का इस्तेमाल 3 से 4 मिलीग्राम पर लीटर, या फिर फॉलियर एप्लीकेशन अगर आप करते हो इसका 3 से 4 मिलीग्राम पर लीटर, तो इससे भी आपकी यील्ड जो है वो इम्प्रूव हो सकती है बोरोन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो है अगर आप देखो जनरली जितनी मेनली रूट वेजिटेबल में जैसे मूली वगैरह हो गई या फलों के केस में भी देखा होगा कि फल कई बार क्या होता है फटने लगते हैं। तो फलों के फटने का रीज़न क्या है, जब ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशन आता है ना, या तो बोरोन की कमी होगी, तो बोरोन की कमी को पूरा करने के लिए बोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो क्या है मेनली दो ही मेन कारण होते हैं, एक तो ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशन या फिर बोरोन की कमी जिसकी वजह से वेजिटेबल्स या फ्रूट में फटने की प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए मेनली बोरेक्स या बोरिक एसिड ही अप्लाई होता है, मेनली बोरेक्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, बोरेक्स का मेनली इस्तेमाल कर लेते हैं। सीड ट्रीटमेंट विद बोरोन 3 से 4 मिलीग्राम पर लीटर या फोलियर एप्लीकेशन 3 से 4 मिलीग्राम पर लीटर पर, यानी कि फोलियर पर अगर अप्लाई करेंगे तो भी यील्ड आपकी बढ़ेगी, जैसा अभी हमने बात करी। यील्ड की अगर हम बात करें तो 100 से 150 कुंटल पर हेक्टेयर एवरेज यील्ड है,
और 200 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड देखने को मिलती है हाइब्रिड स्टेजेस में। येलो या ऑरेंज कलर का जब पफ फ्रूट हो जाएगा, यानी कि पूरे तरीके से पक जाएगा, तो वो पूरे तरीके से राइप हो चुका है और हमारा सीड जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये था हमारा करेले के बारे में पूरा का पूरा टॉपिक जो हमने देखा। कोई भी पॉइंट अगर गलती से मैं गलत बोल गया हूँ तो कमेंट करके बता ज़रूर देना।